Hello, guys and girls. Welcome to Study Attic. I am Tushar. I hope you all are fine. लास्ट टाइम हमने सस्पेंशंस के बारे में पढ़ा था। उसकी सारी डिटेल्स को हमने पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हमने अगला जो चैप्टर पढ़ना है कोर्स डिस्पर्जन में, वो है हमारे पास इमल्शंस। तो इमल्शंस आर टू फेज सिस्टम, मतलब बाई फेजिक सिस्टम है ये, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इमल्शंस भी सस्पेंशन की ही तरह कोर्स डिस्पर्जन का पार्ट है, और इमल्शन में जो ग्लोब्यूल्स है ना, उनका साइज होता है 0.1 माइक्रोन मीटर से लेके 100 माइक्रोन मीटर तक। तो अगर हम इमल्शंस की डेफिनेशन को देखना चाहें तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इमल्शंस आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम्स जिसमें कम से कम दो इमिसिबल लिक्विड फेजेस हों, जिसमें एक फेज दूसरे फेज में ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में डिस्पर्स हो जाए। ठीक है। इमल्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, लाइक मिल्क है, रबड़ है, क्रूड ऑयल, आइसक्रीम, बटर, क्रीम्स, पेंट, पॉलिश, लिक्विड पैराफिन एंड व्हाट नॉट। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। अब हम एप्लीकेशंस को देखेंगे, इमल्शंस की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। तो पहली इसकी एप्लीकेशन तो है टेस्ट मास्किंग में। जब कोई ऐसी ड्रग जिसका टेस्ट हो अनप्लीजेंट या बिटर, तो हम उसको क्या करते हैं, एक इमल्शन के इंटरनल फेज में उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है। उसके साथ क्या होगा, उसका जो टेस्ट है वो मास्क हो जाएगा, और उसको हम डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स करके इमल्शन बना के उसको डिलीवर कर देंगे। तो मतलब इसका दूसरे वर्ड्स में हम समझें कि इमल्शंस कैसे यूज होती हैं, एज ए व्हीकल यूज होती हैं ड्रग डिलीवरी के लिए। अब आपको ये तो पता ही होगा ना कि एक इमल्शन में दो फेजेस हैं। एक है आपका इंटरनल फेज जिसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, दूसरा है आपका कंटिन्यूअस फेज जिसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। इनको मिलाने से इमल्शन बनता है। एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में हालांकि अच्छे से घुलता नहीं है, हम उसको घुलने के लिए, आपस में मिक्स करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। अभी एप्लीकेशंस को देख रहे थे, तो एप्लीकेशंस में हमने अभी टेस्ट मास्किंग को देखा। दूसरी एप्लीकेशन है इकोनॉमिक वैल्यू से रिलेटेड, कि जो बेसिकली ज़्यादातर ड्रग्स होते हैं वो फैट सॉल्यूबल होते हैं, तो उनको डिजॉल्व करने के लिए हमें कैसी चीज़ चाहिए, व्हीकल कैसा चाहिए, वो भी हमें जो ऐसा व्हीकल चाहिए जो ऑयल सोल्यूबल ड्रग को अपने अंदर सोल्यूबलाइज कर ले, मतलब फैट बेस का चाहिए, ऑर्गेनिक बेस का चाहिए। ठीक है। तो हम लेकिन जब इमल्शन बनाएंगे तो इमल्शन में हम एक इनएक्सपेंसिव, मतलब सस्ता लिक्विड जैसे कि वाटर, इसको यूज करके भी हम उसको डिलीवर कर सकते हैं किसी ड्रग को। ठीक है। और इससे क्या होता है कि बायो अवेलेबिलिटी जो है ना ड्रग की, वो भी इम्प्रूव्ड होती है। तो अगर हम ग्रिसियोफल्विन को अगर देखें ना, अगर हम उसकी टैबलेट को दें और दूसरी तरफ सेम स्ट्रेंथ की हम ग्रिसियोफिल्विन को इमल्शन की फॉर्म में दें, तो बायो अवेलेबिलिटी इमल्शन की फॉर्म में ज़्यादा आएगी। ठीक है। ऐसा एग्जांपल हम इंसुलिन और हेपेरिन में भी देख सकते हैं सेम। फिर सस्टेन्ड रिलीज मेडिकेशन में भी इसका बहुत यूज़ है। हम क्या करते हैं, वाटर सोल्यूबल एंटीजेनिक मटेरियल्स को हम एक मिनरल ऑयल में डिस्पर्स करेंगे, फिर उसको इंजेक्शन की फॉर्म में इंट्रामस्कुलर वे में देंगे। अब इंट्रामस्कुलर में पता है आपको कि फैट्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे क्या है, ये जो हमने वाटर सोल्यूबल एंटीजेनिक मटेरियल था, ये वहाँ पे अपनी डिपोर्ट्स बना लेगा, और जहाँ से वो एक लॉन्ग टाइम में धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करेगा। हालांकि इमल्शंस में हम मल्टीपल इमल्शंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हमने सस्टेन्ड रिलीज करवाना हो। तो बेसिकली हम सस्टेन्ड रिलीज मेडिकेशन जब इमल्शन की फॉर्म में देंगे तो हम उसमें यूज़ करते हैं मल्टीपल इमल्शन का। मल्टीपल इमल्शन क्या होती है कि आपके पास वाटर इन ऑयल इन वाटर, इस तरह से एक फेज बनता है जिसमें अंदर की लेयर में वाटर होगा, उसके बीच की लेयर में होगा ऑयल, और उसके बाहर की लेयर में होगा वाटर। तो मतलब ड्रग को अंदर की लेयर से, अंदर के ऑयल फेज से निकल के पहले बीच का वाटर फेज क्रॉस करना है, फिर से बाहर का ऑयल फेज क्रॉस करना है, फिर जाके वो बॉडी में बायो अवेलेबल होना है। तो ये वाटर इन वाटर भी हो सकता है, ये ऑयल इन वाटर इन ऑयल भी हो सकता है, दोनों तरह से पॉसिबल है।
आपको मैं पहले बता देता हूँ कि जो आपकी इमल्शंस होती हैं वो 2 तरह की होती हैं बेसिकली, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। इसको मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले एप्लीकेशंस को बाकी बता दूँ। फिर हम इसको क्या है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इमल्शंस को। अब मान लो कोई पेशेंट है जो वेजिटेटिव स्टेट में बेड रिडन है, तो उसको हम जो है न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे? हम क्या करते हैं, जो फैट सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं, हम उसको एक इमल्शन के ऑयल फेज़ में डिज़ोल्व करेंगे, और जो वाटर सॉल्यूबल आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, हम उसको एक्वस फेज़ में एक इमल्शन के डिज़ोल्व करके, एक इमल्शन में ही मतलब दोनों फैट्स और ऑयल सॉल्यूबल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दोनों को हम पेशेंट को डिलीवर कर देंगे। कैसे करेंगे? पेरेंट्रल वे से। और डायग्नोस्टिक में पर्पज़ के लिए भी ये इमल्शंस काफ़ी यूज़ होती हैं। जैसे कि अगर हम रेडियो पे एक इमल्शंस का एग्जांपल देखें, तो उसमें क्या है कि एक्स-रे एग्जामिनेशन में वो काफ़ी हेल्प करती हैं। तो बाकी टॉपिकल यूज़ में आपको पता है, जो आप कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम ये यूज़ करते हो, तो ये भी एक तरह से इमल्शन ही है। और अगर हम अब डिसएडवांटेज को देखें कि इमल्शंस की डिसएडवांटेज क्या है, तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है, काफ़ी शॉर्ट होती है। हमें उसको एक्सटेंड करना पड़ता है बहुत सारे मेथड्स और इमल्सिफाइंग एजेंट्स को यूज़ करके, साथ में मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कंट्रोल करके। ठीक है, तो ये अनस्टेबल बहुत रहती हैं। अब अगर इमल्शन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होगी, तो ऐसी इमल्शन को प्रिपेयर करना डिफिकल्ट होगा। ऐसी इमल्शन में लिक्विड के दोनों ऑयल और वाटर फेज जल्दी से सेपरेट होने की टेंडेंसी शो करेंगे। हमें इमल्शन को स्टेबल बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि कुछ रीजनेबल पीरियड के लिए उन्हें स्टोर किया जा सके। ये स्टेबिलिटी को हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन और राइट काइंड ऑफ मटेरियल्स को चूज करके, इससे हम क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमने पढ़नी है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 तरह की इमल्शंस हैं, एक है ऑयल इन वाटर और दूसरी है वाटर इन ऑयल। ठीक है, अब जो वाटर इन ऑयल है, इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज होगा, मतलब जो उसका इंटरनल फेज होगा, वो क्या होगा, वो होगा वाटर। और जो कंटिन्यूस फेज होगा, मतलब जो डिस्पर्जन मीडियम होगा, वो होगा ऑयल। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे बटर हो गया। ठीक है, और जो ये वाटर इन ऑयल इमल्शंस है ना, इसको हम यूजुअली एक्सटर्नल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टॉपिकली अप्लाई करने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल ज़्यादातर ये वाटर इन ऑयल इमल्शंस होती हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्शंस है ना, दूसरी टाइप ये है ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो एन इमल्शन इज रेफर टू एज ऑयल इन वाटर अगर डिस्पर्स्ड फेज, मतलब उसका इंटरनल फेज ऑयल है और उसका कंटिन्यूस फेज या फिर डिस्पर्जन मीडियम जो है वो एक्वस है। तो ऐसी इमल्शंस जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यूज़ के लिए अवेलेबल होती है। अब जैसे एक्सटर्नल जो यूज़ के लिए अवेलेबल होती है, तो स्केबीज़ में काफ़ी जो यूज़ होने वाली मेडिसिन है, जैसे बेंजाइल बेंजोएट इमल्शन, ठीक है, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड इमल्शन, तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है स्केबीज़ में। तो ये एक्सटर्नली अप्लाई होती है। जबकि इंटरनली हम क्या करेंगे, वो कौन-कौन सी इंटरनली लेने वाली मेडिसिन है, इमल्शन की फॉर्म में अवेलेबल है, तो वो है आपकी लिक्विड पैराफिन। ठीक है, उसको लिक्विड पैराफिन को वाटर में आप मिक्स करो तो उसकी इमल्शन जो है वो एगरॉल के नाम से आती है और वो इंटरनल यूज़ के लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो अगली टाइप है वो है माइक्रो इमल्शंस। तो माइक्रो इमल्शंस में ना ग्लोब्यूल्स का जो साइज होता है, अब आपको पता है कि जब भी हम 2 इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिलाएंगे, मतलब ऑयल और वाटर को आपस में मिलाएंगे, तो एक ड्रॉपलेट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, वो जो ड्रॉपलेट फॉर्मेशन होगी वो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होगी, मतलब जो डिस्पर्स फेस होगा वो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व रहेगा। तो ये जो ग्लोब्यूल्स हैं, इनका साइज माइक्रो इमल्शन में कितना रहता है, लेस देन, मतलब लेस देन तो नहीं, मैं इसको यही कहूंगा कि 0.01 माइक्रोमीटर के अराउंड ही रहता है इसमें ड्रॉपलेट्स का साइज। ठीक है, अब इस डायमेंशन की जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये लाइट को ना तो रिफ्रैक्ट करती हैं, और जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो दिखते भी नहीं है नेकेड आई से। इसलिए जो माइक्रो इमल्शंस होती है यूजुअली ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट होती हैं। अब इनमें ना ब्राउनियन मोशन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या है,
कोएलेसेंस मतलब आपस में टकरा के जुड़ने की दोबारा से क्षमता इनकी ज़्यादा होती है, जिससे ग्लोब्यूल्स का साइज बढ़ जाता है और वो माइक्रो इमल्शन नहीं रहती। जबकि हमें माइक्रो इमल्शंस की स्पेसिफिकली पेरेंटल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसमें अगर ग्लोब्यूल्स का साइज बढ़ता है तो वो हमारे लिए डिसएडवांटेजियस है। ठीक है, तो अगली टाइप मैंने आपको थोड़ा सा भी बताया था, वो है मल्टीपल इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन आपको मैंने बताया कि इमल्शन विद इन एन इमल्शन। अब ये दो टाइप्स की है, एक वाटर इन वाटर और दूसरी है ऑयल इन वाटर। तो अगर हम एग्जांपल देखें वाटर इन वाटर इमल्शन का, तो ये क्या होता है कि आप क्या करते हैं, वाटर इन ऑयल इमल्शन को ना आप एक एक्वस फेज में डिसॉल्व करते हो और उसके जो है इमल्शन बन जाती है। सिमिलरली ऑयल के केस में भी ऐसा ही होगा। तो इसका जो यूज़ है बेसिकली इंट्रामस्कुलर थेरेपी में और सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन बनाने में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। तो जब हम एक पोलर लिक्विड को, इसको ध्यान से सुनना ज़रा, जब हम एक पोलर लिक्विड को जो कि यूजुअली एक्वस होता है और नॉन पोलर लिक्विड जो कि यूजुअली ऑयल होता है, इनको जब आपस में हम मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तब इन दोनों लिक्विड में से कोई एक लिक्विड जो है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स बना लेगा और दूसरे लिक्विड फेज में डिस्पर्स हो जाएगा और इमल्शन बन जाएगी आपके पास। लेकिन जब हम इस इमल्शन को पड़ा रहने देंगे बिना किसी डिस्टरबेंस के, तो जो ड्रॉपलेट्स बनी थी एक लिक्विड फेज की, वे सब ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ना शुरू करेंगी और एक लेयर की फॉर्म में दूसरे फेज से सेपरेट हो जाएंगी। इन ड्रॉपलेट्स के आपस में जुड़कर एक साथ आने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोएलेसेंस। कोएलेसेंस क्या है प्रोसेस, कि ड्रॉपलेट्स का आपस में जुड़ना और फेज को सेपरेट कर देना। अब ये फेज सेपरेशन का प्रोसेस है, इससे क्लियर ये हो जाती है बात कि जो मॉलिक्यूल्स सेम टाइप के हैं उनकी कोहेसिव फोर्सेस कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल्स। तो अब सवाल ये है कि अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच की जो एडहेसिव फोर्सेस हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए ताकि हमारे पास एक स्टेबल इमल्शन बन जाए। इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वे कुछ डिग्री तक पोलर और नॉन पोलर लिक्विड दोनों के साथ एफिनिटी शो करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स की कोएलेसेंस नहीं होने देते और इमल्शंस को स्टेबल बनाते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन द पोलर एंड नॉन पोलर फेजेस और ये उनके बीच की इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स देख लो कुछ, स्पैन्स, ट्वीन्स, अकेशिया, जेलेटिन, सोप्स एटसेट्रा। इमल्सिफाइंग एजेंट्स को आगे पढ़ने से पहले हम इमल्शंस की एक इंस्टेबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने सस्पेंशंस को पढ़ते टाइम इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्पर्स सॉलिड्स पढ़ा था ना, वैसे ही हम अब सिमिलर वे में इमल्शंस की इंस्टेबिलिटी को समझेंगे। हम एक सिस्टम को थर्मोडायनेमिकली स्टेबल तब कहेंगे जब उसमें सरफेस फ्री एनर्जी जो है वो कम हो। अब हायर द इंटरफेशियल एरिया, हायर विल बी द इंटरफेशियल फ्री एनर्जी एंड हेंस लोअर द स्टेबिलिटी। इंटरफेशियल एरिया ग्लोब्यूल्स टूटने पे ज़्यादा बढ़ेगा, उससे क्या होगा, इंटरफेशियल फ्री एनर्जी ज़्यादा होगी, हेंस क्या होगा, स्टेबिलिटी जो है वो कम आएगी। जब इमिसिबल लिक्विड्स को मिलाने पर कोई एक फेज के मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स हो जाते हैं तो उसके सरफेस एरिया बढ़ जाता है और हेंस सरफेस फ्री एनर्जी वो भी ज़्यादा हो जाती है। अब इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में देखते हैं। वही इक्वेशन है जो हमने पिछले उसमें सस्पेंशन में देखी थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा ए। डेल्टा जी क्या है, इंक्रीज इन सरफेस फ्री एनर्जी। गामा क्या है, इंटरफेशियल टेंशन ऑफ ऑयल वाटर इंटरफेस। और डेल्टा ए क्या है, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द इंटरफेस ड्यू टू द ड्रॉपलेट फॉर्मेशन। समझ आ गई ना बात। अब आप ये सोचिए कि
कि एक इमल्शन, उसमें जब दो फेजेस मिलाने पर ड्रॉपलेट्स बन गए तो इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। फिर अब स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ग्लोब्यूल के जो मतलब ग्लोब्यूल ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या करेंगे, तो ये ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे, अपनी पुरानी स्टेट में वापस आने की कोशिश करेंगे। इट मींस कोएलेसेंस करेंगे, फेज सेपरेशन करने की टेंडेंसी होगी सिस्टम की। ऐसा करने के लिए जो सरफेस एरिया एनहांस हुआ ड्रॉपलेट फॉर्मेशन से, उसको मतलब जो ड्रॉपलेट फॉर्मेशन से सरफेस एरिया एनहांस हुआ उसको कोएलेसेंस से सिस्टम ने जीरो करने की ट्राई करी ताकि फ्री एनर्जी भी कम हो पाए। लेकिन जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे तो सिस्टम में रीग्रुपिंग ऑफ ग्लोब्यूल्स को रोका जा सकता है। अगर हम इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करें तब भी सिस्टम को स्टेबल बनाया जा सकता है, लेकिन इंटरफेशियल टेंशन को जीरो करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज की कुछ तो पॉजिटिव इंटरफेशियल एनर्जी, इंटरफेशियल टेंशन जरूर है, ठीक है। हेंस डेल्टा जी वो भी जीरो नहीं हो सकता कभी। तो ऐसे केस में हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स के तौर पर यूज करेंगे सरफेस एक्टिव एजेंट्स को, ताकि जो गामा है उसको हम मिनिमम रख पाएं और इमल्शन जो है वो कुछ हद तक स्टेबल हो, ठीक है। किसी एक तरह की इमल्शन को बनाने के लिए स्पेसिफिक काइंड ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स की जरूरत होती है। हालांकि इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो हैं वो पोलर और नॉन पोलर ये दोनों तरह के लिक्विड्स के साथ एफिनिटी शो करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रेफरेंशियल सॉल्युबिलिटी जो है ना किसी एक तरह के लिक्विड के लिए ही होगी। अब किस टाइप की इमल्शन के लिए किस तरह के इमल्सिफाइंग एजेंट्स की जरूरत है, इस चीज को हमें जो है वो बेनक्रॉफ्ट्स रूल बताता है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर सरफेक्टेंट वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है देन एक्वस फेज विल बी द कॉन्टिन्यूअस फेज, दैट इज अब जो इमल्शन हमें मिलेगी वो कैसी होगी, ऑयल इन वाटर। सिमिलरली इसका रिवर्स जो है वो सिचुएशन भी सही है। इमल्सिफाइंग एजेंट्स की जो सॉल्युबिलिटी है ना इन स्पेसिफिक लिक्विड उसको हम पता करते हैं HLB स्केल से, दैट इज हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। HLB स्केल हमें बताता है कि एक इमल्सिफाइंग एजेंट हाइड्रोफिलिक है या लाइपोफिलिक है। अगर HLB स्केल पर किसी इमल्सिफायर की वैल्यू जो है वो हाई है, दैट इज बिटवीन 9 to 16 है, तब ऐसा इमल्सिफायर कैसा होगा, इट विल बी सोल्यूबल इन वाटर। और जो इमल्शन बनेगी वो कैसी बनेगी, ऑयल इन वाटर। अगर HLB पे लो वैल्यू अवेलेबल हो रही है, जैसे लाइक 3 से 8 इसके बीच में अगर वैल्यू है HLB स्केल पे, तो ऐसे इमल्सिफायर्स ऑयल सोल्यूबल होते हैं और वाटर इन ऑयल इमल्शंस बनाते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स टेंड्स टू कंसंट्रेट एट द इंटरफेस, इस बात को ध्यान रखना। और तब ये एक टफ फिल्म बना लेते हैं, जो ग्लोब्यूल्स होंगे उसके अराउंड एक टफ फिल्म बन जाएगी, क्योंकि इमल्सिफाइंग एजेंट्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो इंटरफेस के ऊपर, जो इंटरफेस है उसके साथ वो चिपक जाए, ठीक है। अब ये जो फिल्म बनती है ना किसी ग्लोब्यूल के अराउंड, इसकी टाइप के बेसिस पे हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। पहली टाइप होती है सरफेस एक्टिव एजेंट्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आपके पास, आपको पता ही है, सोप्स है, स्पैन है, ट्वीन है, ठीक है। और दूसरे हम देख सकते हैं हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हैं कुछ, तो उसमें जैसे अकेशिया हो गया, जेलेटिन हो गया, ये कुछ है टाइप्स इमल्सिफाइंग एजेंट्स के। फिर आते हैं फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स, पहले भी आपने देखा है बेंटोनाइट और वीगम, ये फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स मौजूद हैं इमल्सिफायर्स के, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मटेरियल को हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट की तरफ को अगर हम लेके जाएं तो उसमें अकेशिया, ट्रैकाकैंथ, अगार, पैक्टिन ये सब आते हैं, और ये किसमें यूज होते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाने में। फिर प्रोटीन्स को देख लो, प्रोटीन्स में आपको पता है जेलेटिन और एग यॉक, ये भी इमल्शन है, मतलब इमल्सिफायर्स की तरह यूज होते हैं। तो इसको हम किस में यूज करते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाने में। फिर हमारे पास कुछ होती हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल्स, जिसका एग्जांपल आप देख लो कि स्टीराइल अल्कोहल है और सिटाइल अल्कोहल है। ये जो अल्कोहल हैं ये वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर दोनों तरह के इमल्शंस को बनाने में हेल्पफुल है। फिर वेटिंग एजेंट्स हैं। वेटिंग एजेंट्स में आपको पता है कि एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
तो ये भी जो है वो वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर दोनों तरह के इमल्शन को बनाने में हेल्प करती है। आपके लिए HLB स्केल पर ना किस रेंज में कौन सी कैटेगरी का इमल्सिफायर आता है, इसे भी याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। लाइक 1 से 3.5 तक एंटी फॉर्म्स हैं, ठीक है। 3.5 से 8 तक वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर है। 7 से 9 तक वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट्स है। 8 से 16 तक ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर है। 13 से 16 डिटर्जेंट्स हैं और 15 से 18 सॉल्युबलाइजर्स है, ठीक है। इसके बाद हमारे लिए अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इमल्शन को प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो इमल्शन को प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। एक है ट्राइचुरेशन मेथड, जो कि सब डिवाइडेड है आगे ड्राई गम मेथड और वेट गम मेथड में। दूसरा मेथड है बॉटल मेथड। तो पहले ट्राइचुरेशन मेथड को देख लेते हैं। ट्राइचुरेशन मेथड में भी हम ड्राई गम को देख लेते हैं। तो ड्राई गम मेथड में क्या होता है कि पहले ऑयल जो होता है इसको हम गम के साथ ट्राइचुरेट करते हैं। किसमें करते हैं? मोटर और पेसल में करते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है ताकि एक प्राइमरी इमल्शन बन जाए हमारे पास। तो हम पेसल मोटर में लगातार इस मिक्सचर को ट्राइचुरेट करते रहेंगे जब तक क्लिकिंग का साउंड ना प्रोड्यूस हो। इसके बाद एज ए रिजल्ट हमारे पास एक थिक वाइट क्रीम बन जाएगी। अब हम रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर को उसमें ऐड कर देंगे जिससे हमारे पास फाइनल इमल्शन बन जाएगी। अब इस फॉर्मुलेशन मेथड में हम जो है वॉल्यूम के 4 पार्ट्स, मतलब 4 पार्ट्स इन वॉल्यूम ऑयल के यूज करेंगे, 2 पार्ट्स वॉल्यूम हम वाटर के यूज करेंगे और 1 पार्ट टोटल वॉल्यूम का हम गम का यूज करेंगे, ठीक है। अगला मेथड देख लो, वेट गम मेथड। वो भी ऐसा ही है, सिमिलर। इस मेथड में हम पहले क्या करेंगे, गम और वाटर को पेसल मोटर में ट्राइचुरेट करवाएंगे जिससे एक हमारे पास म्यूसिलेज बन जाएगा। तब हम धीरे धीरे ऑयल को ऐड करेंगे और फॉर्मुलेशन को लगातार ट्राइचुरेट करते रहेंगे। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? प्राइमरी इमल्शन बनेगी। इसके बाद हम रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर को ऐड करेंगे और फाइनल इमल्शन बन जाएगी। इस मेथड्स में हम 4 पार्ट्स इन वॉल्यूम ऑयल के यूज करेंगे, 2 पार्ट्स हम वाटर के यूज करेंगे और 1 पार्ट गम का यूज करेंगे, ठीक है। आसान था। अगला देखो, बॉटल मेथड। ये मेथड हम कब यूज करते हैं? जब हमें ऐसे मटेरियल यूज करने हैं जो कि वॉलेटाइल है और नॉन विस्कस ऑयल्स हैं। तो इस टाइप में हम क्या यूज करते हैं? बॉटल मेथड का। इनमें हम दोनों ड्राई गम और वेट गम मेथड दोनों का यूज कर सकते हैं। यूजुअली जो अमाउंट ऑफ गम जो हम जो इमल्शन बनाने के लिए चाहिए ना, वो इसमें ज़्यादा लगता है। वो क्यों ज़्यादा लगता है? क्योंकि विस्कोसिटी इसकी कम होती है ऐसे मतलब लिक्विड्स की। तो इस बॉटल मेथड में ऑयल या फिर वाटर को हम बॉटल में गम के साथ विगरसली शेक करते हैं। इसके बाद जो सेकेंड लिक्विड है, चाहे वो ऑयल है या वाटर है, मतलब जो आपने पहले यूज़ किया उसका अपोजिट, जो भी हमने यूज़ करना है उसको एक ही बार में सारा बॉटल में डाल देना है और दोबारा शेक करना है। अब हमारे पास प्राइमरी इमल्शन बन जाएगी। इसके बाद हम वाटर को पोर्शंस में डालना शुरू करेंगे, साथ में शेक करते रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे, जो कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा उसको डाल के करेंगे, ठीक है। ये थे आपके 2 मेथड प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन के। अब हमने पढ़ना है इमल्शन की प्रिजर्वेशन को। आपको पता है कि इमल्शंस को माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फंजाई है, बैक्टीरिया है, यीस्ट है। ये सब ना इमल्शंस के इंग्रेडिएंट्स, जैसे हम इमल्शन के कौन कौन से इंग्रेडिएंट को सोचें, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, गम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, स्टिरॉल्स हो गए, इन सब का ना वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। इससे फॉर्मुलेशन जो है वो अनस्टेबल हो जाती है। नॉन पेरेंटल यूज़ के लिए हम बहुत सारे प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लो। बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ठीक है। अब प्रिजर्वेटिव्स को सिलेक्ट करने के लिए ना कुछ फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होता है। वो फैक्टर्स जरूरी हैं याद रखने कि कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिजर्वेटिव्स को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। कि आप पहला फैक्टर तो ऐसा ही है कि हम किस टाइप का इमल्शन बनाना चाहते हैं, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। फिर दूसरा ये कि एक्वस फेज की जो वॉल्यूम फ्रैक्शन है वो क्या है। फिर अगली बात हम ये सोचते हैं कि एक्वस फेज का पीएच क्या है। फिर हम सोचते हैं कि टाइप ऑफ कंटेनर कौन सा है, स्टील का है, ग्लास का है, ठीक है, प्लास्टिक का है। तो उसके हिसाब से भी हम प्रिजर्वेटिव को सोचते हैं।
फिर बाइंडिंग कैसी है उसके इंग्रेडिएंट्स की, इमल्शन में इंग्रेडिएंट्स की बाइंडिंग कैसी है, इसके अकॉर्डिंग भी हम प्रिजर्वेटिव की सिलेक्शन को चेक करते हैं. सो दैट्स ऑल इन इमल्शन, आप आसानी से कर लेंगे. सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.